हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछली कक्षा में हमने देखा था कंपनी का शासन देखा था 1773 से लेकर 1858 तक। इसके अंतर्गत हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट देखा था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था। उसके बाद में 1833 और 1853 के चार्टर अधिनियम अपन ने देखे थे। अब देख रहे हैं ताज का शासन 1858 से 1947 तक। इसमें हम 1858 का भारत शासन अधिनियम देखेंगे, 1861, 1892 और 1906 के भारत परिषद अधिनियम देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919, 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के विषय में हम पढ़ेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिनियम माने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम 1858 का भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, यही वो अधिनियम है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से उखाड़ फेंका था और जो भारत पर जो शासन था वह ब्रिटिश राजशाही के पास चला गया था। उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी उसके अधीन भारत का शासन आ चुका था और इस एक्ट के तहत गवर्नरों, क्षेत्रों एवं सभी राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को स्थानांतरित कर दी गई थी। इसमें एक और काम हुआ था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था उस पद को भारत का वायसराय नाम से परिवर्तित कर दिया गया था और जो लॉर्ड कैनिंग थे वह भारत के प्रथम वायसराय थे। इसमें एक और हुआ था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स के जो दो निदेशालय थे उन दोनों को हटा दिया गया था। कुल मिलाकर जो द्वैध प्रशासन प्रणाली थी या इसको डबल सिस्टम बोलते हैं, ये हटा दिया गया था। इसमें एक नए पद का सृजन किया गया था जिसे कि भारत का राज्य सचिव कहा जाता है या इसे भारत सचिव भी बोलते थे, जिसमें 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था जो कि एक सलाहकार समिति थी और इस परिषद का जो अध्यक्ष होता था वह भारत का सचिव हुआ करता था। इस कानून के तहत जो भारत सचिव की परिषद का गठन हुआ था तो यह एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था इसके कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सका था। इससे कोई जो पहले भारत में प्रचलित जो शासन था उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। बस इससे यही हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई थी और जो भारत का शासन था वो महारानी विक्टोरिया के पास सीधा चला गया था। अब देखेंगे हम 1861, 1892 और 1906 के भारत परिषद अधिनियम। क्या होता था कि 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। तो इस सहयोग नीति के लिए उन्होंने क्या किया, 1861, 1892 और 1906 में 3 भारत परिषद अधिनियम पारित किए और 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वह भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो इसलिए इसको देखते हैं 1861 का
भारत परिषद अधिनियम। यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें कि कानून बनाने की प्रक्रिया में जो भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, और इस प्रकार जो वायसराय द्वारा विस्तारित परिषद थी उसमें भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर लिया गया था। तो 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग उस समय के प्रथम वायसराय थे, उन्होंने 3 भारतीयों को, जिसमें कि बनारस और पटियाला, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में घोषित किया था। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये थी कि इसमें विधायी विकेंद्रीकरण हुआ था। हमने देखा था कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें केंद्रीकरण हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियां थीं उनको विधायी शक्तियां वापस कर दी गई थी, अलग अलग कर दी गई थी, और यही शक्ति के कारण 1937 तक प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता हासिल हुई। ठीक है। फिर देखते हैं कि 1859 ईस्वी में जो वायसराय था उसके द्वारा पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई। इसके अंतर्गत क्या होता था कि वायसराय की जो परिषद थी उसका एक सदस्य एक या अधिक विभागों का प्रभारी हो सकता है, और यह विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश या सूचना मतलब पारित करने का अधिकार रखता है, ये उसमें कहा गया था। अब देखते हैं वायसराय द्वारा आपातकाल में अध्यादेश संबंधी नियम। तो इसमें क्या होता है, वायसराय को आपातकाल की स्थिति में एक ऐसा कानून प्राप्त था कि वह काउंसिल की संतुति के बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता था, और ऐसे अध्यादेश की जो समय सीमा थी वह मात्र 6 माह थी। ठीक है, मतलब उसको 6 माह तक वह ये कर सकता था। अब देखेंगे हम अगले वाले 1892 के भारत परिषद अधिनियम को। अब देखते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसमें क्या हुआ था, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जो अतिरिक्त मतलब गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो केंद्रीय विधान परिषद थी और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स था, उसमें गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय को शक्ति दी गई थी, और जो प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्ति दे दी गई थी। तो इस तरह से इन दोनों का मतलब केंद्र में वायसराय और प्रांत में ये गवर्नर को दी गई थी। ठीक है, और इसी परिषद अधिनियम में क्या हुआ था, सबसे पहले मतलब जो गैर सरकारी सदस्य थे उनके उनके चयन के लिए चुनाव किया जाता था। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उस समय मनोनयन या नॉमिनेशन नामक शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसमें क्या हुआ कि विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर जो बजट हुआ था उस पर भी बहस करने का अधिकार मतलब था, बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान थी। हालांकि मत विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया था, क्योंकि जो स्थायी सदस्य थे वह अधिक थे और उनका ही बोलबाला हुआ करता था। ठीक है, तो हालांकि इस अधिनियम में कुछ खास नहीं हुआ है। तो हाँ, एक चीज़ और बता दी जाए कि जो बजट की प्रथा चल रही थी वो 1860 से ब्रिटिश शासन में चल रही थी। अब देखेंगे हम
1906 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में। माफ़ कीजिए दोस्तों, ये 1906 नहीं था, 1909 था। 1909 के मतलब जो भारत परिषद अधिनियम था उसके बारे में देख लेते हैं। ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो मार्ले था वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव था और मिंटो था उस समय का भारत में वायसराय था। तो इसमें क्या क्या प्रावधान हुए, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, देख लेते हैं। इसकी पहली विशेषता ये थी कि मतलब केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 16 से सीट बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें भी संख्याएं एक समान नहीं थी। हालांकि जो केंद्रीय विधान परिषद था उसमें सरकारी सदस्यों के बहुमत ही रखा गया था, और जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत को अनुमति दे दी गई थी। ठीक है। उसकी दूसरी विशेषता क्या थी? वायसराय एवं गवर्नर की जो कार्य परिषद थी उसमें भारतीयों के प्रवेश का प्रावधान रखा गया था, मतलब उसमें एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया था। जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये उस समय वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य थे, और इन्हें विधि सदस्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और इसकी तीसरी विशेषता क्या थी? इसमें सांप्रदायिक अवधारणा को मान्यता मिली। सांप्रदायिक अवधारणा मतलब किसी धर्म विशेष के प्रति अपना वो मतलब सहायता रखना। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक अवधारणा रखी गई थी। ठीक है। इसके अंतर्गत जो मुस्लिम सदस्यों का चुनाव है ना, मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, और इस कारण ही ये जो लॉर्ड मिंटो को, मतलब जो लॉर्ड मिंटो उस समय के गवर्नर था, भारत का गवर्नर था, सॉरी भारत का वायसराय था, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाने लगा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है। और इस तरह से इसमें प्रेसिडेंसियों कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर दिया गया। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। हाँ, तो देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये क्या हुआ था कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार मतलब कि जो सरकार है उसकी सारी शाखाओं में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना है, और ऐसी सरकार की स्थापना उसको करना है। तो इसके लिए ही 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। हालांकि ये 1921 में लागू हुआ था। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। क्या विशेषता नंबर 1 क्या थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूचियों की पहचान की गई और उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया, और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की अपनी सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान परिषद का मतलब कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसकी एक विशेषता ये भी थी कि मतलब सरकार का ढांचा क्या था, केंद्रीय रहेगा और एकात्मक ही रहेगा। इसकी दूसरी विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन। इसका मतलब क्या था कि प्रांत को भी दो भागों में बांट दिया था, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय क्या थे? हस्तांतरित विषय वो विषय थे जिन पर गवर्नर का शासन होता था, और इस कार्य में उन मंत्रियों की सहायता ली जाती थी जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और जो आरक्षित विषय थे ये भी मतलब इनको भी
गवर्नर गवर्नर की सहायता गवर्नर के देखरेख में ही होता था, लेकिन उन कार्यपालिका सदस्यों की सहायता ली जाती थी जो कि विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, फिर तीसरी विशेषता ये हुई कि इस अधिनियम में ही पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा का चलन हुआ, और इसमें ही प्रत्यक्ष निर्वाचन जो कि बहुसंख्यक सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, जो कि संपत्ति कर एवं शिक्षा का आधार बनाकर किया गया। इसके अनुसार एक ये भी हुई कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे, जिनमें से कि 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। एक ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है। और इसमें एक इस बात को भी रखा गया है कि केंद्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग कर दिया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में विस्तार किया गया। जो उस समय के मतलब सिख और एंग्लो इंडियंस थे, भारतीय ईसाई थे और यूरोपीय लोगों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान इसमें किया गया था। और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए समीक्षा के लिए और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अगली 10 वर्ष पश्चात एक वैधानिक आयोग गठित किया जाएगा। हालांकि क्या हुआ था कि मतलब कब आना चाहिए, 1929 में, लेकिन क्या हुआ था 1927 में ही एक जो वैधानिक आयोग गठित किया जाना था उसका नाम था साइमन आयोग, मतलब जो आ गया था 1927 में साइमन आयोग आ चुका था। इसने क्या किया, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए आया था और ये सर जॉन साइमन के नेतृत्व में आया था। इसमें 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग की गठन की गई थी और सारे सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए इसका काफ़ी बहिष्कार किया गया था और इसको कहा गया था, मतलब इस दौरान जो नारे लगाए गए थे साइमन गो बैक, इस तरह के नारे लगाए गए थे। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की और द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की इसने सिफारिश दी थी। ठीक है, इस तरह से कुछ था। अब देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इस विषय में और देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम और देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ था, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें कि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इसकी विशेषताएं क्या थी कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया और उनके बीच केंद्र एवं इकाइयों के बीच में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के विषयों को बांट दिया गया ताकि वह उन पर कुछ कानून बना सके। संघ सूची में तत्कालीन समय में उस समय 59 विषय थे और फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 100 थे और वर्तमान में 97 विषय हैं। और राज्य सूची में जब यह अधिनियम के दौरान 54 विषय थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में इस अधिनियम के दौरान 36 थे, स्वतंत्रता के समय 52 विषय हो गए थे और वर्तमान में 47 विषय इसमें हैं। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैत शासन इसको खत्म कर दिया गया था और एक स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत क्या किया कि गवर्नर को राज्य विधान परिषदों में उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह लेने का काम मिल गया। ठीक है, और जो केंद्र में द्वैत शासन इसको चालू किया गया। हालांकि ये इसमें स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में व्यक्त किया गया, लेकिन ये प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाए थे। और दलित एवं महिलाओं
और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन रखा गया और उनके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार इसमें किया गया। मताधिकार के विषय में बात की जाए तो मताधिकार 10% जनसंख्याओं को मत देने का अधिकार इसमें दिया गया और आरबीआई का गठन इसमें ही किया गया मुद्रा के संचालन और उसके नियंत्रण के लिए, मतलब मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए। 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में शुरुआत में इसका मुख्यालय था, लेकिन मुंबई में यह 1937 से मुख्यालय स्थानांतरित हो गया है। ठीक है, 1937 में संघीय न्यायालय का गठन हुआ और इस अधिनियम के द्वारा के कारण ही यूपीएससी और स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी का प्रावधान किया गया है। 1858 अधिनियम को इसने ख़त्म कर दिया गया था और इस अधिनियम में मतलब जो संघ सूची, राज्य सूची आदि की गई थी, इसमें संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में ही नहीं आई। ठीक है, क्योंकि इसमें देसी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ठीक है, अब अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कुछ लोगों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अगेन।